तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि फिलहाल वांगलिंग वगैरह केओटिक ब्रोकन स्टार की तरफ बढ़ चुके थे और इस एरिया को डेड जोन कहा जाता है क्योंकि इस एरिया से अगर नासेंट सोल लेवल का भी बंदा गुजरे बिना प्रिपरेशन के तो शायद वो भी मारा जाए, यानी कि बाई फोर्स। तो सी ऑफ डेविल्स में इस जगह को काफ़ी खतरनाक माना जाता है। इवन रैंक 5 के कल्टीवेशन कंट्रीज में भी ऐसे एरियाज बहुत रेयर ही देखे जाते हैं। इसीलिए समय के साथ यहाँ पर बहुत कम ही लोग अंदर जाना चाहते हैं और कहा यह जाता है कि 10,000 साल पहले एक रैंक 6 की कंट्री का बंदा यहाँ पे आया था और उसने बहुत सारे बंदों को हराया। कोई उसे हरा नहीं पा रहा था। फिर वो बंदा इस डेड जोन में एंटर कर गया था। फिर उसके बाद उसका कुछ पता नहीं चला और इस दौरान सुजाको कंट्री, जो कि शायद रैंक 6 की कंट्री है, वहाँ के लोग आए थे और इस एरिया को सील करने वाले थे। तो इसे फॉरबिडन एरिया मान लिया गया। अब यहाँ से कुछ दूरी पर 3 लोग प्रकट होते हैं। ये थे वांगलिंग, डेमन लॉर्ड जिनका नाम डुआन मू है, और साथ में वांग किंगयू। किंगयू भी इस जगह पर पहली बार आए थे, पर डुआन मूजी वो तो यहाँ पे आ चुके थे, तो हम इन्हें डेमन लॉर्ड ही कहेंगे, ज़्यादा सही है। और अब डेमन लॉर्ड बताते हैं कि जैसे तुम अंदर एंटर करते हो तो तुम्हारे जैसा ही एक अवतार तुम्हारा प्रकट होगा, जो कि शायद तुमसे ज़्यादा पावरफुल होगा, और अगर तुम उसे हरा लिए तो 500 फीट आगे जा सकते हो। अब उतना आगे जाने के बाद तुम्हारे जैसे तुम्हारे 2 अवतार और मिलेंगे और तुम्हें उन्हें हराना पड़ेगा, तभी कोई भी केओटिक ब्रोकन स्टार्स को पार कर सकता है। वांग किंगयू अभी एक्साइटेड थे कि यार इस जगह पर मैं भी जाना चाहूँगा, और ये तुरंत ही अब इसके अंदर एंटर करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही किंगयू एंटर करते हैं, यहाँ पर जो कुछ ब्रोकन स्टार्स थे, रॉक्स थे, वो मानो एक नेट का शेप लेने लगते हैं और किंगयू के जैसा ही जहाँ पर उनका एक अवतार प्रकट हो चुका था। अब इस दौरान वांगलिंग डेमन लॉर्ड से पूछता है कि लास्ट टाइम आप एंटर कैसे किए थे। डेमन लॉर्ड बताते हैं पिछली बार इनके पास ट्रांसफर एरे का एक मेथड था और 10 स्पिरिट स्टोन्स यूज करके ये वहां पर जा पाए थे। अब वांगलिंग इनसे पूछता है कि इस क्रियोटिक ब्रोकन स्टार के अंदर है क्या ऐसी चीज। डेमन लॉर्ड कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें बता ही देता हूँ। इस क्रियोटिक ब्रोकन स्टार के अंदर एक एंशिएंट गॉड का बॉडी है। वांगलिंग भी चौंक जाता है, एंशिएंट गॉड। अब इस दौरान यहाँ पर एक ओल्ड मैन और प्रकट होते हैं और एंशिएंट गॉड के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि ये लोग सेलेस्टियल कल्टीवेटर से भी ऊपर माने जाते हैं। वांगलिंग इस बंदे की तरफ देखता है और ये तो समझ जाता है कि शायद इनका कल्टीवेशन लेवल 8 डेमन लॉर्ड से भी ऊपर होगा। अब ओल्ड मैन इस दौरान कुछ ऑरा रिलीज करते हैं। वांगलिंग कुछ टोकन्स की मदद से इन्हें काउंटर करने लगता है और इस दौरान डेमन लॉर्ड बीच में आ जाते हैं और तुरंत ये कहते हैं कि एंशिएंट एम्परर, ये बंदा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें 3rd रियल्म तक पहुंचना है या उससे ऊपर जाना है तो इसे छोड़ो अभी। एंशिएंट एम्परर डेमन लॉर्ड से कहते हैं क्या तुम श्योर हो। डेमन लॉर्ड बताते हैं इस बंदे को डेथ स्पेल आता है। अब इस दौरान डेमन लॉर्ड वांगलिंग को एंशिएंट एम्परर का नाम बताते हैं, गुनलान, और हम इन्हें प्यार से एंशिएंट एम्परर बुलाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वांग किंगयू जो थे, उनका जो अवतार अंदर में बना था, ये उससे फाइट कर रहे थे और वांगलिंग को अब ये लगता है कि यहाँ पर सबसे अच्छे तो डेमन लॉर्ड ही हैं, क्योंकि वांग किंगयू वो अलग ही क्रेजी बंदा है और एंशिएंट एम्परर ये तो मानो पागल ही हो। इस दौरान यहाँ पर एक और बंदा प्रकट होता है और उसके बगल में एक शायद 20 या 22 साल का ज़्यादा, उससे ज़्यादा का बंदा नहीं होगा। और इवन वांगलिंग उस बंदे की बॉडी से एक अलग ही कोल्ड ऑरा यहाँ पे फील कर सकता था। और ये जो बंदा था, इसका नाम था 6 डिजायर डेविल लॉर्ड। और ये वांगलिंग से कहता है कि अगर तुम 3rd लेयर पार कर गए तो तुम्हारी सेफ्टी की जिम्मेदारी मेरी। वांगलिंग भी इन्हें थैंक्स बोलता है। अब इनके ग्रुप का एक आखिरी बंदा बचा था जिसका अभी डेमन लॉर्ड वेट कर रहे थे और उनका नाम हंचबैक मैंग था, जिन्हें कि शायद डेमन क्लैन चेज कर रहा है 300 सालों से, यानी 300 साल पहले। पता नहीं वो जिंदा भी है कि नहीं, ये यही सोच रहे थे। अब तुरंत यहाँ पर एक बंदा मेंढक के साथ प्रकट होता है और उसकी आंखें तिकोनी टाइप में थी, तो हंचबैक भी यहाँ पर आ चुके थे। अब इस दौरान यहाँ पर एंशिएंट एम्परर सीधा सीधा कहते हैं कि मैंने एक रैंक 4 की कंट्री से एक आइटम चुराया है, तो जो फर्स्ट ट्रायल है हम उसे आधा से ज़्यादा तो पार कर सकते हैं। अब डेविल लॉर्ड बोलते हैं कि जो उसका दूसरा पार्ट है फर्स्ट ट्रायल का, वो मैं पूरा कर दूंगा। अब हंचबैक मैंग बोलते हैं कि 2nd ट्रायल मैं देख लूंगा। अब डेमन लॉर्ड बोलते हैं कि वांग किंगयू उसे 5 एलिमेंट एस्केप टेक्निक आता है और ये लड़का यानी वांगलिंग इसे डेथ स्पेल आता है, तो 3rd ट्रायल इन दोनों पे डिपेंड करेगा। अब हंचबैक मैंग भी वांगलिंग की तरफ देखते हैं पर फिलहाल कुछ बोलते नहीं हैं। डेविल लॉर्ड सबसे पहले आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर मानो एक एरे टाइप का कुछ बनाने लगते हैं और इस दौरान इनकी बॉडी से ग्रीन गैस भी बाहर निकलता है। तो ट्रांसफर एरे ये बना चुके थे, पर इसमें अब स्पिरिट स्टोन्स की जरूरत थी। इस बार ये 4 स्पिरिट स्टोन्स यूज करते हैं। इधर वांग किंगयू इस दौरान जो कि अपने अवतार से फाइट कर रहे थे, ये बाहर आ जाते हैं
क्योंकि फिलहाल ये वैसे भी उस फाइट को जीत नहीं पा रहे थे। इस दौरान एंशिएंट एम्परर भी 2 स्पिरिट स्टोन्स निकालते हैं हाई क्वालिटी के। डेमन लॉर्ड भी 2 स्पिरिट स्टोन्स को यूज करते हैं, तो 4 2 6 2 8। और हंचबैक मैंग भी 2 स्पिरिचुअल स्टोन्स यूज करते हैं। और फाइनली इस एरे को जितना सपोर्ट चाहिए था वो मिल चुका था। अब डेविल लॉर्ड इस समय काफी एक्साइटेड थे कि 1000 साल पहले 100 से ज्यादा हम लोग गए थे, पर इनर एरिया में हम उस समय नहीं पहुंच पाए थे और थर्ड ट्रायल से हमें बाहर आना पड़ा था और बस हम 4-5 ही लोग बच पाए थे। उसके बाद देखते हैं इस बार क्या कर पाते हैं। अब सभी लोग इस एरे में एंटर कर जाते हैं, तो टोटल ये 7 लोग हो चुके थे। और जैसे ही एंटर करते मानो यहाँ से ये गायब से हो जाते हैं। और जिस जगह भी ये पहुंचे थे, ऐसे देखकर एंशिएंट एम्परर कहते हैं लगता है 1000 सालों में यहाँ पर कोई आया नहीं था। डेविल लॉर्ड इस दौरान वांग किंग यू और वांगलिंग की तरफ देखते हैं, क्योंकि ये दोनों पहली बार आए थे, और कहते हैं वेलकम टू क्योटिक ब्रोकन स्टार्स। और ये बताते हैं कि तुम्हें सामने में एक रिंग दिख रहा होगा, तो जैसे तुम एंटर करोगे एक मिस्टीरियस स्पेस में पहुंच जाओगे। और ये बताते हैं यहाँ पर जो भी एंशिएंट गॉड मरे हैं उनका कॉन्शियसनेस शायद अभी भी जिंदा है, तो उन्होंने जो भी टेक्निक्स सीखी होंगी हम उनकी मेमोरीज के थ्रू उसे हासिल कर सकते हैं। और ज़्यादातर उनके मैजिकल ट्रेजर्स उनकी बॉडी में है, तो शायद तुम्हें एक आधी मिल भी सकता है। और यहाँ पर पील्स भी हैं। अब और हंचबैक मैंग कहते हैं कि चलो ठीक है, अगर हम जीत गए तो आइटम्स को बांटेंगे कैसे। डेविल लॉर्ड भी कहते हैं अगर यहाँ पर सोल ट्रांसफॉर्मेशन पिल मिला तो हम अपनी एबिलिटी के हिसाब से उसे डिसाइड करेंगे। हंचबैक मैंग इस दौरान कहते हैं कि देखते हैं लड़का क्या कर पाता है, क्योंकि थर्ड ट्रायल वांगलिंग और वांग किंग यू के ऊपर डिपेंड करेगा। अब एंशिएंट एम्परर यहाँ पर 2 ब्रेसलेट यूज करते हैं और उसके बाद इस रिंग में एंटर कर जाते हैं। धीरे धीरे करके सभी एंटर कर जाते हैं। अब यहाँ पर हंचबैक मैंग बचते हैं, ये भी एंटर कर जाते हैं। बचे थे यहाँ पर डेमन लॉर्ड और वांगलिंग। पर जाने से पहले वांगलिंग इनसे 2 पिल्स लेता है, क्योंकि इन्होंने इनसे वादा किया था। इनमें से एक अर्थ ट्रांसफॉर्मेशन पिल था और दूसरा नासेंट फॉर्मिंग पिल। जैसा कि मुवान ने बताया था ये पिल्स एकदम वैसे ही थे। वांगलिंग भी अब इस रिंग में एंटर कर जाता है। अब सामने में इन्हें एक पिलर सा दिखाई देता है। वांगलिंग अब यहाँ पर अपने डिवाइन सेंस को फैला रहा था, और उसके डिवाइन सेंस को कोई रोक भी नहीं रहा था, पर ज़्यादा नहीं फैलाता है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी पावरफुल लोग इसके आसपास मौजूद थे। पर इस दौरान वांग किंग यू को आगे में 2 लैंप दिखाई देते हैं। वांगलिंग ये अपने डिवाइन सेंस को फैलाता है और इसे समझ में आता है कि वो लैंप नहीं है बल्कि किसी की आंखें हो मानो। जो आंखें थी गायब सी हो जाती हैं, फिर और बड़ी हो जाती हैं। पर हंचबैक मैंग एक पाउडर सा निकालते हैं और इधर की तरफ उछाल देते हैं। धीरे धीरे माहौल शांत होता है और लोगों को एक सांप के जैसा क्रिएचर देखने को मिलता है, जो कि काफी बड़ा था और इसके सर पर 9 सींगें थी। हंचबैक मैंग देखते हैं इनका चेहरा बदल जाता है कि एटलीस्ट ये डेजोलेट बीस्ट है, यानी कि इसका पावर लेवल सोल फॉर्मेशन के लेट फेज में होगा। अब डेविल लॉर्ड कहते हैं कि लास्ट टाइम हम इसको पास कर गए थे, तो इस बार आराम से निकल सकते हैं, इसे छेड़ो मत। अब इस दौरान ये सभी लोग यहाँ से निकलने लगते हैं और डेमन लॉर्ड वांगलिंग को माइंड में मैसेज ट्रांसफर करते हैं कि मुझे फॉलो करो। और हंचबैक मैंग सबको कुछ पिल्स देते हैं ताकि जो आसपास में पॉइजन है उससे ये लोग बच सके। सभी लोग काफी तेजी से यहाँ पे ट्रैवल कर रहे थे और वो जो सांप था इस दौरान एक पिलर पर अटैक करता है। पिलर को तो फोड़ देता है, पर इधर ये लोग निकल गए थे। और सबसे आगे था वांग किंग यू, क्योंकि इसके पास वो 5 एलिमेंटल मेथड था, तो इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा तेज थी। इधर एंशिएंट एम्परर एक एंशिएंट बेल यूज़ करते हैं ताकि ये लोग यहाँ पे बच सके। तो ये लोग फिलहाल अपने एंशिएंट बेल और स्मोक वगैरह के टेक्निक से इस सरपेंट से फाइट करने लगते हैं। और वांगलिंग भी यहाँ पर कुछ टोकन्स वगैरह यूज़ कर रहा था ताकि जो शॉकवेव्स वगैरह आ रहे थे ये उनसे बच सके। इन्हें हम चार्म भी कह सकते हैं। और वांगलिंग का जो डिवाइन सेंस था इस दौरान स्नेक पर ही पूरे टाइम बने रहता है। और वांगलिंग देखता है जब ये सांप अपना मुंह खोलता है तो इसके अंदर से एक छोटा सा सांप निकलता है। हंचबैक मैंग क्योंकि ये पॉइजन एक्सपर्ट थे तो सबसे अच्छा फाइट फिलहाल यही ले पा रहे थे। डेविल लॉर्ड इनके पास में एक यंग मैन था जो कि जैसा मैंने बताया था, और इसी के थ्रू ये कुछ टेक्निक्स यूज कर रहे थे। और डेमन लॉर्ड इस समय अपने गॉड को यूज नहीं कर रहे थे बल्कि एक काफी बड़ा सा हैमर। वहीं वांग किंग यू ये सबसे आगे था, पर क्योंकि बैटल था तो इससे भी लड़ना ही पड़ता है, तो ये कुछ हैंड साइन टेक्निक्स यूज कर रहा था और वुड वगैरह बना करके, यानी 5 एलिमेंट ये यूज कर रहा था और इस स्नेक को ब्लॉक कर रहा था फायर, वाटर, मेटल, वुड और अर्थ टेक्निक्स की मदद से। और इन सभी के मिले जुले अटैक से ये सांप काफी फेन में था। गाइस सच में ये नॉवेल इतना ज़्यादा बोरिंग है, मतलब पढ़ने के टाइम, एक्सप्लेन करने के टाइम तो अच्छा हो जाता है, बहुत मेहनत लगती है इसमें। तो हंचबैक मैंग जो थे इनका मेन फोकस सांप के अंदर में जो छोटा सांप था उस पे था। और वांगलिंग भी इस सांप के अंदर एंटर कर जाता है। इसका नज़र सांप के स्पाइन पे था, यानी समझ लो रीढ़ की हड्डी पे।
क्योंकि मुवान ने इसे बताया था कि जब ऐसे ड्रैगन टाइप क्रिएचर्स होते हैं तो इनका मेन पार्ट मैरो होता है, जिससे कि जैसे हमारी बॉडी में भी बोन मैरो होता है कुछ वैसा। और वांगलिंग इस दौरान जब इसके बॉडी में एंटर करता है तो अपने क्रिस्टल स्वॉर्ड को यूज कर रहा था ताकि काफी तेजी से अंदर ट्रैवल कर सके। सांप काफी बड़ा था, पर जैसे जैसे वांगलिंग अंदर जाता है इसके हार्ट में मानो प्रेशर से जन्म ले रहा हो, और जहां पर इस सांप का सर और गर्दन कनेक्ट हो रहे थे, ये अपने तलवार से वहां पे अटैक कर देता है। अंदर में जो छोटा सांप था ये इस पर ब्लैक गैस फेंकता है, पर वांगलिंग इसे ब्लॉक कर देता है। और जहां पर ये दोनों नसें कनेक्टेड थी वहीं पर इसे एक रेड फिलामेंट दिखाई देता है। वांगलिंग अपने डिवाइन सेंस को फैलाता है और अपने स्वॉर्ड से इस पर अटैक करने लगता है। अब सांप को भी लगता है कुछ तो गड़बड़ है, तो ये अपनी गर्दन वगैरह को घुमाने लगता है। वांगलिंग इस दौरान एक से ज्यादा यानी 100 के आसपास फ्लाइंग स्वॉर्ड्स बना करके इसके गर्दन पे अटैक कर रहा था अंदर से। और फाइनली ये जो फिलामेंट था ये टूट जाता है। अब वांगलिंग यहाँ पर होल तो बना चुका था। अंदर में जो छोटा सांप था वांगलिंग जानता था ये इसे हरा नहीं पाएगा, पर वांगलिंग अब गैस करने लगता है कि इस बीस्ट की बॉडी बस डेजुलस बीस्ट के समान है, इसके टेक्निक्स नहीं है, नहीं तो इतना आसानी से इसे कैसे हराया जा सकता है। और इसे लगता है इस छोटे सांप के अंदर एक और छोटा सांप होगा, एक और छोटा सांप होगा, मतलब भूल भुलैया टाइप। बाहर की बॉडी बस दिखाने के लिए है। अब वांगलिंग यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स यूज करता है जहाँ पर इसने होल बनाया था, पर इस दौरान बाहर से एक आवाज आ रही थी कि ये पैरासिटिक स्नेक है। एक स्नेक के अंदर 9 स्नेक्स होंगे, यानी स्नेक के अंदर स्नेक, ऐसा 9 बार होगा। हंचबैग मैंग ये बाहर निकल चुके थे, और इस दौरान सांप के अंदर से एक सांप निकलता है जो हंचबैग मैंग को दौड़ाने लगा था, रेड ड्रैगन। वांगलिंग समझ चुका था हंचबैग मैंग ऐसे भागने के लिए इसलिए बोले थे क्योंकि रेड ड्रैगन उनका पीछा कर रहा था, यानी सांप के अंदर का सांप। तो वांगलिंग भी अगर भागता तो ये सांप इन दोनों को परेशान करता, पर वांगलिंग समझ चुका था। और वांगलिंग को लगने लगा था कि शायद ये लोग ऐसे ट्रिक कर सकते हैं, खास करके वो डेविल लॉर्ड। तो ये दिमाग लगा चुका था कि अगर ये पहले दूसरे ट्रायल में इधर उधर भाग नहीं पाया तो तीसरे ट्रायल में ये कुछ ऐसा कर देगा कि सभी लोगों को भागना पड़ेगा, तो वांगलिंग पर कोई अटैक नहीं कर पाएगा। तो वांगलिंग अभी ये डिसाइड करता है कि सांप के अंदर रहना ज़्यादा सही है, ये लोग इस पर अटैक भी नहीं करेंगे। वांगलिंग अपने डिवाइन सेंस को फैलाता है और ये फील करता है ये जो सांप है किसी वॉइड में यानी कि डोमेन में गिर रहा हो। धीरे धीरे सांप अब रुक जाता है, पर जहाँ ये गिरता है वहाँ पर पूरा मानो शॉक वेव आ चुका था, और इसके अंदर में जो मैरो था इसे वांगलिंग अब एब्जॉर्ब करने लगता है। अब इस बीस्ट के स्पाइन से एक गोल्डन लिक्विड बाहर आता है और वांगलिंग इसे जेड बोतल में रख लेता है। अब वांगलिंग इस सांप के दांत से बाहर निकल जाता है, पर जब ये बाहर आता है तो इसे यहाँ पर पूरा अंधकार ही अंधकार दिखता है। अब वांगलिंग यहाँ पर लाइट ऑफ फायर यूज करता है और आसपास के एरिया को देखने लगता है। ये इस समय एक नए डोमेन में था। वांगलिंग समझ जाता है जो इस सांप के अंदर में वो रेड ड्रैगन था वो तो भाग चुका है, यानी उसका सोल उसके पास है, पर ये बॉडी उसकी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। पर वांगलिंग ये भी जानता था वो जो सांप है वो वापस तो आएगा ही। अब ये हंचबैग मैंग ने ऐसे जो पिल दिया था ये दोबारा से बाहर निकलता है और फिलहाल इस अंधकार में ही आगे बढ़ने लगता है। वांगलिंग आगे बढ़ रहा था, पर अचानक से इसके सामने में एक ब्लैक फिगर मानो फ्लैश के समान प्रकट होता है। ये मानो एक क्रिएचर हो, पर वांगलिंग यहाँ से एकदम शांति से आगे निकल रहा था। जब तक इस क्रिएचर से ये 100 फीट दूर नहीं जाता है ये सांस भी नहीं लेता है, और ये अपने डिवाइन सेंस को भी फैला इसलिए नहीं रहा था कि आसपास अगर कोई भी क्रिएचर होंगे तो इस पर अटैक कर सकते हैं। सामने में इसके एक स्टोन पिलर था और वहां से एक रेड लाइट बाहर निकलती है। वांगलिंग एकदम दीवार में चिपक जाता है, और ये रेड लाइट जो आ रही थी ये वही रेड ड्रैगन था जो सांप से बाहर निकला था। अब वांगलिंग को यह भी नहीं पता था कि वो हंचबैग मैंग वो जिंदा होगा कि मर गया होगा, पर इससे उम्मीद थी वो लोग काफी पावरफुल हैं तो बच ही गए होंगे। और वांगलिंग ये भी जानता था जब वो ड्रैगन वापस लौटेगा तो उसे अपनी बॉडी में इसका मैरो तो फील होगा नहीं, तो शायद वो इस पर अटैक कर सकता है, इसे ढूंढने की कोशिश करेगा। फिलहाल वांगलिंग अपने हेवन डिफाइंग बीट के स्पेस में एंटर कर जाता है, और जैसे ही एंटर करता है वो रेड ड्रैगन एकदम खतरनाक वाली दहाड़ मारता है, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि कोई तो था जो उसके मैरो को चुरा चुका है। अब ये भी इतना गुस्से में था, यहाँ पर वो जो ब्लैक फिगर वाला कोई क्रिएचर था इसकी उससे भी फाइट होती है। इस दौरान 10 दिन निकल जाते हैं। वांगलिंग हेवन डिफाइंग बीट से बाहर आता है और ये फील करता है कि शायद वो रेड ड्रैगन अब यहाँ पर है नहीं, तो यहाँ से ये आगे बढ़ने लगता है। वांगलिंग को यहाँ पर एक ब्लैक होल टाइप दिखता है जहाँ पर कोई पत्थर भी जाए तो वो मानो गायब हो जा रहा था। अब ये अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड को उस तरफ भेजता है और बोलता है शैटर। इसके तलवार पर कुछ वो ब्लैक लिक्विड लग जाते हैं, और जहाँ पर भी ये ब्लैक लिक्विड लगते हैं इसकी तलवार थोड़ी थोड़ी गलने लगती है। अब वांगलिंग को लगता है शायद ये ब्लैक होल नहीं है, कोई ऐसा चीज है जो कि किसी भी चीज को डिवोर कर जा रहा है। अब जहाँ भी इसे कोई पत्थर वगैरह ऐसे अचानक से गायब होते हुए दिखते हैं ये उस डायरेक्शन से अलग जाता था। स्पेशल रिफ्ट्स वगैरह यानी जिन्हें हम ब्लैक होल कहते हैं इसे इसकी अच्छी समझ थी।
फॉरेन बैटल ग्राउंड में लंबा समय गुजारने के कारण। लंबा समय बीत जाने के बाद भी ये 10,000 फीट ही आगे आ पाया था। समय बीतते जाता है और मानो वांग लिंग यहाँ पर लॉस्ट हो चुका हो। और एक दिन की बात है, ये काफी थका हुआ था और एक पत्थर पे बैठ के रेस्ट कर रहा था। दूसरा कोई होता तो शायद यहाँ पे मारा भी जाता, पर वांगलिंग के पास स्पिरिचुअल लिक्विड्स और बाकी चीजें थी, तो फिलहाल ये जिंदा था। धीरे धीरे ये ऊपर जाता है। अब जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहा था, यहाँ पर लाइट थोड़ी बहुत दिखने लगती है। आगे में से एक स्टोन पिलर दिखाई देता है जो कि हवा में मानो तैर रहा था। और यहाँ पर इसे फील होता है कि शायद एक बड़ा तो बैटल हुआ था, या दूसरा चांस ये था कि यहाँ पर बहुत सारे क्रिएचर्स होंगे। अब आसपास के एरिया में इसे कुछ पत्थर मानो गायब होते हुए दिखाई देते हैं, और इसे लगता है ये ऐसा जगह है जहाँ पर ये क्रिएचर्स भी शायद फंस सकते हैं। तो वांगलिंग भी इसमें जाने का डिसाइड नहीं करता है कि आसपास से गुजर जाऊंगा, पर इसमें जाऊंगा नहीं, क्योंकि रिस्क काफी ज्यादा था। वांगलिंग इसके किनारे से गुजर रहा था, पर मानो इस एरिया का अंत ही ना हो। गाइस, सही में स्टोरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो।